ओके, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को हम लोग खींच खींच के लंबा कर रहे थे, है ना। जी सर। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा है इसमें, इसलिए कि 1953 से लेके जो इसका फेज है वो डायरेक्ट यहाँ तक अभी तक आना, जो अभी जो प्रोग्राम्स है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-2030, ये प्रोग्राम तक आना एक लंबा सफर है इसका। और इसमें डिफरेंट जो प्रोग्राम्स आए बीच में, मलेरिया एक बड़ी टेंशन रही है इंडिया में आबादी के लिए, पूरी दुनिया के लिए थी प्रॉब्लम, लेकिन खासकर इंडिया के लिए इसलिए ज्यादा रही कि यहाँ पे हमारा हेल्थ बजट भी कम था, विलिंगनेस कम थी, और दूसरे के एजुकेशन लेवल कम था, इसलिए ज्यादातर हम लोग हेल्थ इश्यूज को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अभी आप देखिए कि जितने हम लोग जब आज़ाद हुए थे उसके आसपास जो हमारी इकोनॉमी थी, उसके आसपास जो हमारा बहुत सारा हेल्थ फिगर था, वो ऑलमोस्ट हम लोग चाइना से ज़्यादा थे बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन पिछले 40 साल में 50 साल में जो उसने डेवलपमेंट किया है, 30 करोड़ लोगों को चाइना पॉवर्टी लेवल से ऊपर लेके चला गया। 30 करोड़, आप सोच सकते हैं। और हम लोग वहीं को वहीं अड़े रह गए। इसलिए अभी जो माहौल बन रहा है चाइना के खिलाफ, हम एकदम बिल्कुल हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि लड़ भी जाएंगे तो कुछ होना नहीं है, नुकसान हमारा ही होना है, तो बेस्ट तरीका है कि चुप रहे। उसमें जो सबसे बेहतर चीज होती है किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए, होता है एजुकेशन एंड हेल्थ। आप लोगों ने केजरीवाल सरकार को देखा होगा किस तरह से उन्होंने अपने हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है। पब्लिक को अब ये दो चीज अच्छे से देते हैं, बाकी सारे के सारे जितने भी विकास होते हैं, विकास मॉडल वो अपने आप आ जाएगा। मलेरिया के साथ यही हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई कि जितने भी प्रोग्राम्स आए मलेरिया को लेकर, एग्जीक्यूशन उसका बहुत बुरा हुआ। मतलब कि जिस अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को हम लागू कर सकते थे, नहीं कर पाए। शुरू में देखिए कितना अच्छा कंट्रोल नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम से हुआ था, 1953 में आया, और 58 में इतना कम कर दिया कि हम लोग 80% ज्यादा घटा के रख दिया उसको। उसी जोश में हमने लॉन्च कर दिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन प्रोग्राम, कि अब इसको खत्म कर देना है। लेकिन पॉलिसी सही नहीं होने की वजह से रेसिस्टेंट कर गया। हमारी जो एंटी इंसेक्टिसाइडल दवा थी वो, और जो एंटी मलेरियल दवा थी क्लोरोक्विन, दोनों रेसिस्टेंट कर गई। और दोनों को रेसिस्टेंट होने की वजह से फिर मलेरिया का पीक चला गया। फिर उसके बाद हमने जो है ये हाल हुआ कि हमने वो एलिमिनेशन प्रोग्राम को, जो इरेडिकेशन प्रोग्राम था, उसको फिर ला के मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन में लाया। बहुत सारे पैरामीटर्स चेक किए, अलग अलग उसको रिडिफाइन किया एरियाज को, ठीक है। उसके बाद दवाओं को इनबिल्ट किया उसमें। अगर इंसेक्टिसाइडल में डीडीटी खत्म हो गया हमारा, वो सॉरी बीएचसी, तो फिर डीडीटी लाया, मैलाथियोन लाया, पैराथ्रॉन लाया, अलग अलग तरीके से। पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एरिया जो रिडिफाइन किया था, जहाँ पे एपीआई माने एनुअल पैरासाइट इंडेक्स 2 से ज्यादा था या 2 से कम था, उस हिसाब से हमने उसको अलग किया था। यही 4-5 पैरामीटर्स है। एपीआई आप लोग को दिख रही है ना वो स्लाइड सामने, पैरामीटर्स ऑफ मलेरिया सर्वेलेंस। जी तो जी सर है। इसमें इसको याद रखिएगा कि एपीआई एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, यानी कि एक साल में उस एरिया में कितना पैरासाइट, जो मलेरिया पैरासाइट है वो कितना है। एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, हम कितना लोगों का ब्लड एग्जामिनेशन कर पाते हैं। जैसे कोविड के केस में हमने देखा होगा कि सबसे सक्सेसफुल उन्होंने कंट्रोल किया जो जितना टेस्ट कर पाए। ब्लड टेस्ट, सॉरी उसका कोविड का टेस्ट किया, उसके लिए स्वैब लेते थे नाक से, मुंह से, और उसको फिर पैरासाइट उसका जो है वो पैरासाइट कह रहे हैं उसका वायरस जो है वो डिटेक्ट कर पा रहे थे। तब उसी हिसाब से कंटेनमेंट, यानी जो हम उसको ठीक करने का जो आपका जो ट्रीटमेंट रेट है उसी हिसाब से अच्छा होता चला गया। तो इसमें भी ये डिपेंड करता है कि एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट जिस एरिया में ज्यादा है उस एरिया में ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो इसलिए इसी पैरामीटर पर पैरासाइट इंडेक्स कम होना चाहिए, ब्लड एग्जामिनेशन रेट ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा पता चले। एनुअल फैल्सिपरम इंसिडेंस, फैल्सिपरम सब बहुत खतरनाक है अपने इंडिया के लिए, खास के दुनिया में भी सबसे खतरनाक यही है। तो इसका इंसिडेंस कितना कम हो, स्लाइड पॉजिटिव रेट ये भी कम होना चाहिए, स्लाइड फैल्सिपरम रेट, सारी चीज कम होनी चाहिए एबीआर छोड़ के। ये सारे पैरामीटर्स कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग मलेरिया पे सही से कंट्रोल कर पा रहे हैं। और एबीआर, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, ये बढ़ना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हम जब करेंगे तब हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा, हम ज्यादा लोगों को स्कैन कर पाएंगे उनको मलेरिया है या नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, न्यू अप्रोच टू मलेरिया कंट्रोल बाय डब्ल्यूएचओ। 1978 में डब्ल्यूएचओ ने ये लॉन्च किया कि इसका अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इससे हमारे पास जो है
बहुत ज़्यादा हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उनका डिमांड आया कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है हेल्थ का, गाँव में, विलेजेस में, वहाँ से मलेरिया को पकड़ा जाए। ऊपर से पॉलिसीज़ आती है, नीचे आके खत्म हो जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से पॉलिसी चलेगी, हॉरिज़ॉन्टल पॉलिसी चलेगी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मतलब ट्रैक आउट कर पाएँगे, मलेरिया को कंट्रोल कर पाएँगे। लोगों तक जब तक बात जन आंदोलन के तौर पे नहीं रखेंगे, ये नहीं हो पाएगा। उसकी जो डिमांड थी उसमें था कि देयर शुड बी अ कमिटमेंट ऑफ द नेशन। डब्ल्यूएचओ चाहता था कि वो देश कमिट करे कि हम इसको खत्म करेंगे, पहले विल पावर होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या था? नेशनल कमिटमेंट के साथ, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कमिट करे कि हम हेल्थ स्ट्रक्चर पे इतना खर्च करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, पीएचसीज हम बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, रीच आउट करेंगे लोगों में। दूसरा था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। द प्रोग्राम शुड बी एज लाइक दैट, कम्युनिटी मस्ट बी पार्टिसिपेटेड इन दैट। जब तक कम्युनिटी अपने आप को इसको हिस्सा नहीं लेगी, डॉक्टर से, नर्सेज से, या फिर हेल्थ जो हमारे सेक्टर्स में जो हेल्थ एम्प्लॉइज हैं उससे नहीं कर पाएंगे ट्रैक आउट, इसलिए कि हमारे पास अभी एम्प्लॉइज इतना नहीं है इंडिया जैसी कंट्रीज में। कम्युनिटी में मतलब उसमें अलग अलग चीज था कि पंचायती राज से लोगों को जोड़ना, उसमें जो चुन के लोग आते हैं उनके हवाले बहुत सारी चीजें करना, मुखिया के थ्रू, सरपंच के थ्रू, वार्ड कमिश्नर, वार्ड, उनके थ्रू चीजों को घर घर पहुंचाना। और उसके बाद जो थर्ड मेन था इंटर सेक्टोरल कोऑपरेशन, मतलब जो डिफरेंट आपको मलेरिया से या हेल्थ से रिलेटेड जो भी संस्थान है, जितने भी आपको स्टेक होल्डर्स हैं, दवा बनाने वाले लोग, कम्युनिटी में मल्टीपर्पज वर्कर्स, पंचायती राज से चुने हुए लोग, हमारे जो लीडर्स, डॉक्टर्स की टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम, कम्युनिटी सेंटर्स, पीएससी, सीएससी, और डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल मलेरिया रिसर्च सेंटर्स वगैरह होते हैं, इनके कॉपरेशन एक साथ हो, तब जाके हम इसको कमिट कर पाएंगे। तो ये मलेरिया के ऑनगोइंग प्रोग्राम में कुछ एम्स को इन्होंने जो है और स्ट्रेंथ करने की चीज थी। ये पूछ लेगा कभी कभी व्हाट वाज द व्हाट यू नो अबाउट द न्यू अप्रोच टू मलेरिया कंट्रोल बाय डब्ल्यूएचओ। तो आप ये तीन चीजें कह दें, ये काफी है। देखा आपने कि एलिमिनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा, कंट्रोल प्रोग्राम सक्सेसफुल था। इतना खुश हो गए कि नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम हमने 59 में कर दिया। उसके बाद भी देखा कि नहीं, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन लाया, फिर अलग अलग प्रोग्राम्स बीच में आए। फाइनली 1999 में, 1999 में सरकार ने NMEP, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो था, इरेडिकेशन जो प्रोग्राम था, उसको रिप्लेस कर दिया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम से 99 में। सो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम 59 में शुरू हुआ, 58 में आके खत्म कब हो गया, 99 में। एरेडिकेट हम नहीं कर पाएंगे, एरेडिकेशन का टर्म हमने समझाया था, एरेडिकेट का मतलब कि किसी भी डिजीज के केस को इस लेवल तक कर देना कि वो धरती पे एक भी बचे ही नहीं। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स को देखा कि वो खत्म हो गया, नॉट अ सिंगल केस इज बीइंग रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। इसी तरह से हम लोग ने इंडिया से खत्म कर दिया कि इसको पोलियो को। सिंस 3 to 4 years we don't have a single case of polio in our country। लेकिन एलिमिनेट अभी पूरा एरेडिकेट वर्ल्ड से नहीं हुआ है पोलियो, आसपास है कुछ जगहों पे। तो एलिमिनेट जो एरेडिकेशन प्रोग्राम था उसको हम लोगों ने घटा के अब एंटी मलेरिया प्रोग्राम में लाए, क्योंकि अब हम समझ गए थे कि हम एलिमिनेट नहीं कर, इरेडिकेट इसको नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने इसको ड्रॉप आउट करके, और इसके लिए जो है एडिशनल इनपुट्स इन 100 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ये स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया, 100 को, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा एंडेमिसिटी थी इसकी, जिस ज्यादा रिपोर्टेड केसेस थे, 100 को सिलेक्ट किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आपको उसके बाद MP, उसके बाद राजस्थान एंड उड़ीसा, इनको चूज किया गया और यहाँ पे फिर उसको प्रोग्राम को लागू किया गया। फिर उसको 1997 में एक चीज आई थी, उसको जब पढ़िएगा पीछे, इसलिए बाद में बता रहा हूँ कि इसमें कुछ इनपुट्स हैं जो ज्यादा आपको जानने की जरूरत है। इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया, इसमें WHO वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से स्टार्ट हुआ। मैंने पीछे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाए तो उसमें बताया था, वर्ल्ड बैंक का भी जिक्र बताया था कि ये बहुत सारी पॉलिसीज में आपको फाइनेंस करता है। मार्च 2003 में आपको ये लॉन्च हुआ इनहेंसमेंट, वही ऑनगोइंग प्रोग्राम के साथ ये एडिशनल था ये, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये 2003 में लॉन्च हुआ, इसको 5 तक इसको एक्सटेंड किया गया, 97 में लॉन्च हुआ, 3 तक चला, फिर इसको 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला 2005 तक। इस पे जो टोटल कॉस्ट आया 5 साल में 891 करोड़। 19 सिटीज को इसमें रखा गया था, छोटे टाउन्स एंड सिटीज मिला के। वही स्टेट्स था जो पीछे आपने पढ़ा कि नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम में जो स्टेट्स था, उसी स्टेट साथ में 3 स्टेट को और जोड़ा गया, कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। तो आपको कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम,
सो यू हैव टू पुट ऑल दिस थिंग्स। 1997 में इसको लाया गया, मार्च 2003 तक ये चला, और 3 में फिर इसको एक्सटेंशन मिला 2 साल के लिए। वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड ये प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम में 891 करोड़ रुपए खर्च हुए 5 साल में, जिसमें 19 सिटीज या टाउन्स को रखा गया था। और ये सिटीज टाउन उसी शहर के थे जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था, जो अलग अलग स्टेट्स थे। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उसके साथ में 3 स्टेट और जुड़ गया, कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। आज के डेट में कर्नाटका में बहुत केस हैं इसके मलेरिया के। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या था कि जितनी भी ये जो इनहेंसमेंट प्रोग्राम आया था, कि जो भी पीएससी है उस पीएससी को कैसे चुना जाएगा इस प्रोग्राम को लेके, कि यहाँ पे प्रोग्राम चलाना है। ये इस प्रोग्राम को चलाने के लिए पैरामीटर्स रखा गया। उस पैरामीटर्स में था कि एपीआई यानी एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, उस एरिया में, उस पीएससी में पिछले 2 साल में एपीआई अगर 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा एपीआई है तो उसको, उस एरिया को चूज किया जाएगा कि हाँ, यहाँ प्रोग्राम बहुत खतरनाक वे में, मतलब कि ऑर्गेनाइज वे में चलाना है। अब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का केस अगर 30% से ज्यादा है, टोटल मलेरिया का जितना केस आ रहा है वहां पे, उसमें फैल्सिपेरम अगर 30%, अकेले फैल्सिपेरम 30% से ज्यादा है, तो उस पीएससी को चूज करेंगे। और उस पीएससी के मेंबर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है, उस जिस एरिया को वो कर रहा है, वो रीच आउट कर रहा है, उस एरिया की 25% से ज्यादा आबादी अगर ट्राइबल है तो, और उस पीएससी में कोई भी मलेरिया का केस से डेथ रिपोर्ट हुआ है तो, ये 4 पैरामीटर्स थे। ऐसी पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को चूज करेंगे इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, जहां पे एपीआई 2 से ज्यादा हो पिछले 2 साल में, फैल्सिपेरम रेट 30% से ज्यादा हो टोटल मलेरिया के रेट से, 25% ज्यादा उसकी आबादी आपकी ट्राइबल हो। मतलब वो देखते हैं ट्राइबल में जो जंगलों में लोग रहते हैं, उनका रहायश आपने देखा होगा, ट्राइबल से बहुत सारी रीच आउट प्रोग्राम्स नहीं होते हैं उनके पास, या फिर डेवलपमेंट एरिया नहीं होता है। और वहाँ जो पीएससी रिपोर्ट हुआ कि इस पीएससी में या उस एरिया में, पीएससी जिस एरिया में गवर्न कर रहा हो, कि उसमें कोई डेथ आपको मलेरिया से हुआ। ठीक है, और इसके जो स्ट्रेंथन था, जो कंपोनेंट था इस प्रोग्राम का कि किस तरह से इसको चलाएंगे, वही पुरानी चीजें थी। ईडीपीटी मतलब अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जल्दी से डायग्नोसिस का पता हो और उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, दूसरा सेलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव मेथड्स, ये भी वहां चलाना था कि वेक्टर कंट्रोल मतलब मलेरिया के वेक्टर को कंट्रोल करने का तरीका जो है वो, और प्रोटेक्टिव मेथड्स में जैसे आपको नेट का इस्तेमाल करते हैं, या फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना हुआ, कभी लोग स्किन पे आपको ऑयल भी, ये सब सारी चीज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे क्रीम्स लगाते हैं। ठीक है, एपिडेमिक की प्लानिंग हो और रैपिड रिस्पॉन्स हो। अगर एपिडेमिक फैला हुआ है उस एरिया में, तो वेल प्लान वे में उसको हमको हर तरह से कंट्रोल करना है, कि वेक्टर भी कंट्रोल करेंगे, केस को कैसे रिड्यूस करेंगे, ज्यादा ज्यादा सर्वेलेंस बढ़ाएंगे, ज्यादा ज्यादा आपको ब्लड टेस्ट करेंगे, और ड्रग की आपकी जो है सप्लाई जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, ये टीम तैयार हुई। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है कि जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हों, मलेरिया से जुड़े जो भी लोग हों, पब्लिक से लेके गवर्नमेंट के जितने भी आई मीन के गवर्नमेंट के जितने इदारे हों, चाहे रिसर्च हो या फिर जनरली आपको स्टेट लेवल पे हो, उन सब से एक कोऑर्डिनेशन हो, ताकि हर तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकें। लर्विसाइडल फिश जो था, जिसको गम्बूजिया बोलते हैं, लर्विसाइडल फिश, उसके लिए बहुत जोर दिया गया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स को रखा जाए सामने। ये सारे चीज इसके प्लान में थे। वर्ल्ड बैंक जो आपको सपोर्ट किया था, कभी कभी सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक की क्या भागीदारी थी, इस पे मुख्तसर नोट लिखें, या फिर आप रोशनी डालें या कलम बंद करें, राइट शॉर्ट नोट्स, अलग अलग तरह से आपको पूछ सकता है। बहुत बात बनाने की जरूरत नहीं, जो बेसिक चीज है आपको जैसे बताया मैंने कि 1997 में वो आया और क्या क्या था उसमें। अब 100 के पैसे कितने थे उधर तो देख लिया, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कितना किया था उसको। उसके बाद ये एक थोड़ा सा एडिशनल आपको होगा कि 1045 PSC inhabited by tribal in 100 districts, 8 states में, and provided additional support। 1045 ऐसे पीएससी को चिन्हित किया गया 100 डिस्ट्रिक्ट में, जो 8 स्टेट्स पीछे बताए थे हमने, उसमें पिछली 2 स्लाइड के पीछे आप देखा होगा वर्ल्ड बैंक जो सपोर्ट किया था। और उसमें एडिशनल सपोर्ट, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे, तो वहाँ क्या सप्लाई करेंगे, सिंथेटिक पायरेथोराइड्स एक एंटी वो वेक्टर मेजर्स हैं, ये केमिकल है जो जिससे हमको मच्छर को मारने में कंट्रोल करते हैं उसको। ठीक है, तो वो सप्लाई किया, देखा था आपने डीडीटी और वो पैराथोराइड जो हम लोग यूज किए थे वहाँ पीछे, जो है वो बीएससी के कंटेनमेंट के बाद, बीएससी जो है आपका जब वो हो गया था, रेस्टोरेंट हो गया था। ठीक है, मैलाथियोन यूज किया था। बेड नेट्स देंगे वहाँ पे, जो आप लोग मच्छरदानी हम लोग बोलते हैं, वो हो, और वो अच्छे तरीके का हो, जिसके पोर्स सही से हो, और वो इम्प्रेग्नेटेड हो, आपको उसमें इंसेक्टिसाइड मैंने जो
केमिकल्स होता है ना, उसमें डुबो के सुखा के रखें, ताकि उस पे जो मच्छर आएगा ना, तो जैसे उस पे टच होगा तो उसके उससे ही मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा, जो उसकी मतलब आई मीन कि उसका जो लगा हुआ है उस पे केमिकल, उस केमिकल वो नर्वस सिस्टम में जाके उसको डिनेचुरलाइज कर देता है। रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हो, मतलब उस एरिया में ऐसे किट्स दिए जाए जल्दी से टेस्ट कर जाए, अदरवाइज स्लाइड को ले जाओ पीएचसी पे, फिर टेस्ट हो 2 दिन बाद पता चलेगा, तो वो जल्दी से हो जाएगा। अर्टीथर इंजेक्शन, जो सेकंड या थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मलेरिया की, उसमें अर्टीथर, अर्टिमिथर, अर्टिमिसिन से जो आता है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, अदरवाइज नहीं तो हम लोग तो पहले जो क्लोरोक्विन लेते थे वो तो ओरल रूट से लेते थे। ब्लिस्टर पैक्स फॉर रेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट पेशेंट, बड़े पेशेंट के लिए मतलब जो पॉचेज होता है, वो कहते हैं कि जो सैचेट्स लेते हैं ना, या फिर आप पत्ता लेते हैं, उस पर जो छोटे छोटे गोल गोल करके बने रहते हैं ब्लिस्टर जैसे, आपको उसमें एक एक दवाएं होती है, उस तरह के पैक्स जो एडल्ट्स के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। और स्टेट्स एडवाइज हो, मतलब कि पर विलेज आपको हर गांव में एक वॉलंटियर हो जो सिर्फ और सिर्फ आपको मलेरिया के लिए हो, और वो आपको जितने भी पेशेंट मिल रहा है, जिसको पेशेंट को आपको मलेरिया पॉजिटिव पाया गया या फीवर पाया गया, उस सबको सबसे पहले जाकर क्लोरोक्विन दे दे। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, स्टिल द क्लोरोक्विन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो वैसे लोगों को सबसे पहले गांव में, हर गांव में एक वॉलंटियर रखा जाए, उस वॉलंटियर को ये कहा जाए कि फीवर के हर केस में पहले जाकर क्लोरोक्विन दे दो, ठीक है। और दूसरे, ड्रग जो है आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, अगर हर विलेज में वॉलंटियर होगा जिसके पास दवा अवेलेबल होगा, तो फिर वो आदमी के लिए बहुत आसान होगा कि जल्दी से वहां से दवा ले ले और उसका जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो मलेरिया कंट्रोल का वो शुरू हो जाए। ये वर्ल्ड बैंक के पॉलिसीज में था। उसके बाद जो 10th प्लान गोल आया, 5 ईयर प्लान जो आता था, उसमें जो कुछ पॉइंट्स रखे गए उसमें था कि एबीआर, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट है 10% से ज्यादा रखा किया जाए इसको लेके, ठीक है। और किसी तरह से एपीआई, जो हमने देखा था कि 2 से ज्यादा, 2 से कम की बात हो रही थी, 2 से ज्यादा है बहुत खतरनाक एरिया है, वहाँ पे ज्यादा हम लोग स्ट्रेन होती थी, दिक्कत होती थी, प्रोग्राम्स को अच्छे लेवल पे वहाँ करना पड़ता था, कम करना, अदरवाइज बहुत केस निकलेंगे। एपीआई को 1.3 या उससे कम किया जाए। 30% रिडक्शन इन मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू मलेरिया 2007। फिफ्थ गोल जो 5 वर्षीय योजना जो आया था, 10वां 5 वर्षीय योजना, उसमें ये गोल रखा गया कि एबीआर 10% से ज्यादा हो, यानी ज्यादा ज्यादा ब्लड का एग्जामिनेशन हम लोग करें। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि एपीआई कम किया जाए और 30% से ज्यादा कम कर दिया जाए मलेरिया की वजह से होने वाली डेथ और वो खराबी से। एक तो मोर्टिलिटी होती है, एक मॉर्बिडिटी होता है। मोर्टिलिटी किसी डिजीज की वजह से जो मर जाता है फाइनली, तो वो मोर्टिलिटी कहलाती है। मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज से मरा नहीं, लेकिन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करके वो चला गया, लीवर खराब कर दिया और भी सारी चीजें हो सकती है। एंड 50% यही चीज जो 2007 तक जो है ना 30% रिड्यूस करना था, और 2010 तक मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू मलेरिया को आपको रिड्यूस कर कितना करना है, 50% कर लेना है। ये प्लान था। इस प्लान सारी ये सब ओल्ड सारी चीजें थी। इसके बाद जो लेटेस्ट हम लोग रह रहे हैं अभी, वो आया आपको नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2016-2030। ये प्रोग्राम आया, जिस प्रोग्राम को अभी रन किया जा रहा है, इसी प्रोग्राम के तहत अभी आपके सारे काम चल रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक नया विजन आया कि अब प्रोग्राम को क्या कहते हैं कि मलेरिया को थोड़े से और स्ट्रेटेजिक वे में काउंटर किया जाए। और अपने यहाँ भी जब तक ये जो प्रोग्राम अभी पीछे चल रहा था, एरेडिकेशन तो खत्म करके हमने एंटी मलेरिया प्रोग्राम कर दिया, लेकिन केस बहुत रिड्यूस हुए। हो सकता है नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में हम शो करेंगे आपको कि कितना केस रिड्यूस होकर 70 तक आ गया। जो एनुअल हमारा मलेरिया रेट है ना, लोगों के जो पॉजिटिविटी रेट है वो 70, 100 बिलो 100 हमने ले आया अब तक। इससे बहुत ज्यादा सरकार को और वर्ल्ड लेवल पे भी ये हुआ, मतलब कि इनकरेज मिला कि अरे यार, मतलब कि बहुत सारा हमने कंट्रोल कर लिया है। तो सस्टेनेबल गोल अब रखा गया कि अब अच्छे से हम इसको कंट्रोल करेंगे पूरी दुनिया में। तो उसके लिए सरकार ने जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक आया था, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30, और दूसरा एक था एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस हुआ था, मलेरिया एरेडिकेशन रोड मैप को लेके आपको कुआलालंपुर में, मलेशिया में 2015 में। तो इस दोनों स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में फरवरी 2016 में एक स्ट्रेटजी लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन। एरेडिकेशन नहीं, एलिमिनेशन। एरेडिकेशन में क्या है, आपने बाय डेफिनेशन देखा था, एरेडिकेशन उसको कहते हैं जहाँ एक भी केस हम लोग नहीं रहने देंगे धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में खत्म कर देंगे मलेरिया को, चुन चुन के मार देंगे या कोई बीमारी को। एलिमिनेशन में है कि उसका उस केस को, उस डिजीज से होने वाली केस को हम इतना कम कर दें कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दे। तो डब्ल्यूएचओ की एक जो वर्ल्ड थी ग्लोबल
टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 और एशिया पैसिफिक लीडर्स की मिलान की वजह से मलेरिया अलायंस मलेरिया एलिमिनेशन रोड मैप तैयार हुआ था। कहाँ पे? आपको कुआलालंपुर में, मलेशिया में 2015 में। इस दोनों को देखते हुए भारत सरकार ने लॉन्च किया 2016 में। आप जेपी नड्डा को देख सकते हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर हमारे थे, अब तो ये भाजपा के मुझे लग रहा है कि अध्यक्ष हो गए। तो ये जेपी नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया 2016 के फरवरी में। यही प्रोग्राम जो है आपको क्या कहते हैं कि अब मेन मलेरिया को, अब जिस तहत मलेरिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम के तहत। इसमें जो दो अब गोल्स था, इसका दो गोल की हम बात करके फिर हम आज खत्म करेंगे। फिर इसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स ऑफ ऑपरेशन, वो हम लोग कल बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट गोल था वो क्या था कि एलिमिनेट मलेरिया थ्रू आउट द इंटायर कंट्री बाय 2030। पूरे भारत से मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे हम 2030 तक। मतलब कि इस लेवल पे कम कर देंगे। ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। जीरो इंडिजिनस केसेस कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ले रही है। दूसरा क्या था? मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन एरियाज वेयर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट रीइंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। ऐसे एरिया में जहां पे अब आपने देख लिया कि इसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, मलेरिया का केस जीरो आ रहे हैं, उस स्टेटस को मेंटेन करना है। मतलब फिर से नए केसेस ना आ जाए। नए केसेस कैसे आते हैं? आपने स्टडीज में पीछे पढ़ा था, माइग्रेशन की वजह से, ठीक है, या फिर कुछ बगल के किसी एरिया में है, वहां से स्टेट से आपको माइग्रेट कर गया, किसी वजह से माइग्रेट कर सकता है। पॉपुलेशन के माइग्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपको वेक्टर के माइग्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर उस एरिया को आपने फिर से उसका सैनिटेशन लेवल इतना खराब कर दिया, ओपन फील्ड पानी जमा रह रहा है, आसपास दिक्कतें हो रही, इसकी वजह से, किसी वजह से मलेरिया के माइग्रेशन को, न्यू केसेस को रोकना। न्यू केसेस एक बार जब किसी जगह से मलेरिया के कम हो जाएंगे तो न्यू केसेस तभी आएंगे जब माइग्रेशन होगा। जैसे आपने कोविड-19 में भी देखा, लगभग बिहार में केसेस 40-50 तक पर डे हम लोग रिड्यूस हो चुके थे। लेकिन जैसे ही माइग्रेशन हुआ हमारे लेबरर्स का, जो बाहर रह रहे थे या बिहार से बाहर, जैसे वो बिहार में आए, केसेस बढ़ना शुरू हुआ, 200, 300, 400 पर डे के हिसाब से चला गया। आज के डेट में पटना भारत के सबसे ज्यादा खतरनाक उस स्पॉट एरिया में हो गया पटना में। किस घर से कोविड-19 केस निकल जाएंगे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। बहुत खतरनाक लेवल पे है, क्योंकि गवर्नमेंट सरेंडर कर चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट हो या वो, इसलिए हमको थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है इन चीजों का। खैर, तो दिस वाज द एंड ऑफ द क्लास टुडे, द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2016 एंड 2030। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरे जो क्या कहते हैं वो फलेरिया प्रोग्राम्स हैं और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो तो एक एक दिन में 2-2 3 खत्म हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। एंड अभी 3-4 मिनट हमारा बचा हुआ है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट